लास्ट क्लास में बेटा हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिए थे। गुड इवनिंग। अब इससे गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एट व्हाट डेप्थ, तो डेप्थ की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन नंबर 29 में। एट व्हाट डेप्थ, डेप्थ कैलकुलेट करना है। द वैल्यू ऑफ जी सेम एज एट अ हाइट 40 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जी की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी जितना 40 मीटर हाइट के ऊपर होगी। ठीक है, तो डेप्थ पे और हाइट पे वैल्यू इक्वल दे रखी है और एच की वैल्यू दे रखी है 40 किलोमीटर। तो डी की वैल्यू पूछी, तो कहता है कि कितनी डेप्थ पे 40 किलोमीटर हाइट के बराबर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू होती है, डेप्थ के रिस्पेक्ट में इसका फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ये डेप्थ के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है। और हाइट के रिस्पेक्ट में इसका फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक है, तो जहां पे हाइट नेग्लिजिबल होती है वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो हाइट नेग्लिजिबल है क्योंकि 40 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में जो हाइट है ये नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल हाइट के लिए ये फॉर्मूला होता है। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी वैल्यू 2h के बराबर हो जाएगी। h की वैल्यू 40 किलोमीटर दी हुई है, तो ये 2 इंटू 40 80 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर डेप्थ पे उतना ही एक्सेलरेशन होगा जितना 40 किलोमीटर हाइट के ऊपर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो जो ऑर्बिटल रेडियस है उसकी वैल्यू दे रखी है आर, मीन ऑर्बिटल रेडियस है और इसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर गिवन है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कैलकुलेट मास ऑफ द सन। सन का मास कैलकुलेट करना है। जी की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए जैसे ये सन है, ये सन है और जो अर्थ है वो सन के अबाउट रोटेट करती है। ये इसका ऑर्बिटल रेडियस है आर। तो अर्थ को इसके अबाउट रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर के। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो mm बाय आर स्क्वायर। तो देखिए ये जो मास है इसको हमने कैपिटल M कंसीडर कर लिया और सन के मास को स्मॉल m कंसीडर कर लिया। तो mv स्क्वायर अपॉन आर जी में अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा।
अब देखिए कि हमें इसकी वेलोसिटी नहीं दी हुई, तो अगर इसकी वेलोसिटी v है तो हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इससे v वेलोसिटी हो जाएगा सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई r अपॉन t के, तो इससे हम अर्थ की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, m अपॉन r, और v की वैल्यू डाल देंगे तो ये 2 पाई r अपॉन t का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सन का चक्कर लगाने में, सन का एक चक्कर लगाने में जो पूरा टाइम लगता है, तो एक साल में अर्थ सन का एक चक्कर लगा पाती है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है इसके रिवोल्यूशन का वो कितना होगा, यानी कि कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होगी, तो कैपिटल टी की वैल्यू होगी 365 डेज यानी कि 1 ईयर। तो जो 365 डेज है, यहाँ पे जो टी की वैल्यू होगी वो 365 डेज हो गए, लेकिन जो डे है वो एसआई यूनिट नहीं है, तो इस टाइम को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 365, एक डे में 24 आवर्स होते हैं, इंटू 24 आवर, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होती है। तो ये इसका सेकंड में टाइम पीरियड आ गया, और ये हो जाएगा GMM अपॉन आर स्क्वायर, तो GMM अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए ये m से कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, r से इसकी एक बार कैंसिल हो जाएगी, तो ये r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो जाएगा। तो जो मास ऑफ सन है, मास ऑफ सन, ये m मास ऑफ सन है, तो स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर को इस r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r क्यूब डिवाइड बाई t स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मास ऑफ सन आ जाएगा। अब इसमें हमें किस चीज की वैल्यू नहीं पता है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है, टी की वैल्यू पता लग गई, और आर की वैल्यू ये दी हुई है, बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और मास ऑफ सन आ जाएगा। तो ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे और इसका आंसर होगा 2.01 इंटू 10⁻30 kg, तो मास ऑफ सन हो जाएगा। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लीजिएगा। मास ऑफ सन इज इक्वल टू 2.01 इंटू 10⁻30 kg। ठीक है, पाई की वैल्यू रख देंगे, है ना, पाई स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू रख सकता है। आप एक और चीज का ध्यान रखोगे कि जो पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 9.87, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 लिख सकते हैं, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 रख देंगे। कर लोगे बेटा इसका सॉल्व, आंसर आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻30 kg, बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और मास ऑफ सन आ जाएगा। ओके सर। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये पता ही होता है हमें कि आप अगर सन के अबाउट अर्थ रिवॉल्व करती है तो उसको पूरे एक साल लगता है, यानी कि 365 डेज लगता है। उज्जवल बेटा क्या दिक्कत है, तुम हमेशा लेट ज्वाइन करते हो, कोई कहीं कोई बिजी रहते हो क्या? आंसर करो बेटा उज्जवल, लेट कैसे आते हो तुम, क्लास को देर से कैसे ज्वाइन करते हो? ठीक है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये ग्राफ तो हम ऑलरेडी डिस्कस, हाइट के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरह से चेंज होता है। ड्रॉ ग्राफ्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्राफ बनाना है, तो देखिए ये जो पोजीशन है ये r है, r, ये जो r इज इक्वल टू 0 है, ये किसको डिनोट करता है, ये सरफेस ऑफ अर्थ को बताता है।
सरफेस ऑफ अर्थ, तो अगर r पॉजिटिव है तो इसका मतलब है अबव द सरफेस, तो ये हाइट का केस होगा। और अगर r नेगेटिव है तो इसका मतलब है बिलो द सरफेस, यानी कि सरफेस के अंदर होगा, यानी कि ये डेप्थ का केस होगा। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ एक साथ बनाना है। तो देखिए ऊपर जब हाइट की केस में हम जाते हैं तो g की वैल्यू होती है gm/r²। r का मतलब होता है r प्लस h का स्क्वायर, स्मॉल r की वैल्यू r प्लस h के इक्वल है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा। और सरफेस पे सबसे ज्यादा जब r 0 होगा तो ये मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है g के बराबर। अब जैसे जैसे ये हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होगी, तो ये ग्राफ इस तरह से जाता है ना। और बिलो द सरफेस जो है वो g डेप्थ के, तो ये r माइनस डी, तो ये जो r है ये तो d को बताता है, r इज इक्वल टू डी, और ये जो r है ये r इज इक्वल टू h, मतलब इस तरफ वाला r हाइट है और इस तरफ वाला डेप्थ है। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे g की वैल्यू कम होगी, और ये 1 डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, तो 1 डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा तो ये इसकी वैल्यू इस तरह से आएगी। और जब d की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे ये जो वैल्यू है d यानी कि स्मॉल r वो कैपिटल R के इक्वल है, तो सेंटर पे जाके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इनफाइनाइट हाइट पे जाके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0। तो ऊपर जाने पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस तरह से कम होता है, कर्वीलिनियर होता है, और अंदर अर्थ की सरफेस के अंदर जाने पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस तरह से कम होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द सन। तो देखिए जैसे ये सपोज करिए कि अर्थ है और ये सन है, एक रॉकेट को फायर किया जाता है। सपोज करिए कि ये रॉकेट है, इसको अर्थ से सन की तरफ फायर किया जाता है। एट व्हाट पॉइंट ऑन इट्स पाथ, तो पॉइंट की डिस्टेंस पूछिए। एट व्हाट पॉइंट ऑन इट्स पाथ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0। तो यहाँ पे इसका जो फोर्स है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो अर्थ है ये इस रॉकेट को अट्रैक्ट करेगा, ये रॉकेट और अर्थ के बीच का फोर्स हो गया, तो ये फोर्स ड्यू टू अर्थ हो गया। ठीक है, और जो सन है वो भी रॉकेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये सन का फोर्स हो गया। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स रॉकेट के ऊपर 0 है तो इसका मतलब अर्थ रॉकेट के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा और सन रॉकेट के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सिचुएशन ये है कि ये रॉकेट को अपनी तरफ खींच रहा है और सन अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इस पे नेट फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब है कि दोनों का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो अर्थ से इसको छोड़ा जा रहा है, तो पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस के ऊपर इसकी वैल्यू। तो सपोज करिए कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये x है, तो अर्थ से हम इसकी डिस्टेंस बताएंगे। अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है उसको समझिए कि ये स्मॉल r है, ये अर्थ से सन की डिस्टेंस है। तो अगर ये वाली डिस्टेंस x होगी रॉकेट की अर्थ से, तो सन से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स। तो अर्थ के सेंटर से रॉकेट की डिस्टेंस x और सन के सेंटर से रॉकेट की जो डिस्टेंस है वो r माइनस एक्स, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r। ठीक है, इसके मास को हमने m ही कंसिडर कर लिया, इसके रॉकेट के मास को स्मॉल m कंसिडर कर लिया, और इसके सन के मास को ms कंसिडर कर लिया। तो अर्थ और रॉकेट के बीच का जो फॉर्मूला है फोर्स का वो gmm डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अर्थ रॉकेट और सन के बीच का जो फोर्स है वो g, यहाँ पे ये अर्थ का मास आएगा gm, ये सन का मास,
रॉकेट का मास और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r माइनस एक्स का स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन है? g कॉमन है, मास ऑफ रॉकेट कॉमन है, ये आ गया बेटा। हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछिए, तो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। तो सन और मास का अर्थ, मास ऑफ सन दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30, तो मास का सन हो गया, सन का मास हो गया 2 इंटू 10⁻30 kg, और अर्थ का मास दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 kg। तो इन दोनों की वैल्यू रख दी और ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻6, ये 1/3 इंटू 10⁻6 होगा। इसका अंडर रूट करिए तो r माइनस एक्स अपॉन एक्स दोनों तरफ अंडर रूट कर दीजिए, तो 10⁻6 का अंडर रूट हो जाएगा 10⁻3 और ये 3 का अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 3। तो ये 1000 हो गया, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइड बाई 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 3r माइनस 3x, इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1732। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1732 और x को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x आ जाएगा। ठीक है, तो 3r हो जाएगा 1732 प्लस 3 1735x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3r अपॉन 1735। अर्थ से सन की डिस्टेंस दी हुई है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस गिवन है, ऑर्बिटल रेडियस यानी कि अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 इंटू 10⁻11 है, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो इतना मीटर, क्योंकि सब कुछ हम इसमें मीटर में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एसआई यूनिट है तो मीटर में आएगी, तो ये मीटर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 2.59 इंटू 10⁻8 मीटर। तो इसको सॉल्व करिएगा तो इतना रिजल्ट आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इफ द अर्थ इज 1/2 इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर अर्थ की जो डिस्टेंस है, सपोज करिए कि अर्थ की डिस्टेंस अभी r है और ये 1/2 हो जाए, यानी कि r2 की वैल्यू r/2 हो जाए, तो अर्थ से सन की डिस्टेंस जो होगी वो उसकी ऑर्बिटल रेडियस है, क्योंकि अर्थ अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, तो अर्थ से सन की डिस्टेंस स्मॉल r और वो हाफ हो जाए, यानी कि r/2 के इक्वल हो जाए। तो फिर उससे पूछा है कि हाउ मेनी डेज विल बी प्रेजेंट 1 ईयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल चेंज, मतलब कितना दिन का फर्क आ जाएगा, एक साल में कितने दिनों का फर्क हो जाएगा। जैसे अभी 365 है और बाद में सपोज करो 200 आ जाए तो 165 का चेंज आ जाएगा, तो उसने चेंज पूछा है कि एक ईयर में कितना चेंज आ जाएगा, है ना। तो चेंज इन डेज, चेंज ऑफ डेज इन अ ईयर पूछा है, इन अ ईयर कितना हो जाएगा। तो ये जो 1 ईयर है T1, तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का
वो 365 डेज है। तो अगर हम T2 कैलकुलेट कर लें तो हमसे पूछा गया है कि भाई T1 माइनस T2 बताइए, है ना। जो भी ज्यादा है उसमें से कम का डिफरेंस पूछा है। तो टाइम पीरियड का डिफरेंस पूछा है रेवोल्यूशन का। तो प्लेनेटरी मोशन का सन के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये प्लेनेटरी मोशन का क्वेश्चन हो गया। केपलर्स लॉ, तो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, R2 अपॉन R1 के क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी है, R/2 है, R1 कितना है, R है क्यूब, तो ये 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8 हो जाएगा। तो T2 अपॉन T1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8 का अंडर रूट, 8 का अंडर रूट हो गया 2√2। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी T1/2√2। तो जो नया पीरियड है वो T1/2√2 हो जाएगा। तो T1 तो 365 डेज हो गया, ये 2√2। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 365 इंटू √2 1.4 ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 2√2, तो ये 2 टू 4 होगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये 2, ये 0.7, इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जा 35, 3 7 6 जा 42 एंड 3 45, 4 हो गया, 7 3 जा 21 एंड 4 25 डिवाइड बाय 2 और डेसिमल एक प्लेस के बाद 255.5, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 2 जा 4, 15 आ जाएगा, 2 7 जा 14, 1 15, 2 7 जा 14, 7 5, तो 127.75, तो ये 128 डेज। ठीक है, तो जो नया टाइम पीरियड है वो 120 डेज आ गया। तो चेंज ऑफ डेज इन अ ईयर, तो ईयर में कितने दिनों का फर्क आ गया, ये हो जाएगा T1 माइनस T2। T1 की वैल्यू कितनी है, T1 इज 365 एंड T2 इज 128, तो ये हो जाएगा 237 डेज। तो 237 डेज का डिफरेंस आ जाए। ठीक है, अगर आप और एग्जैक्ट वैल्यू डालना चाहते हैं तो 1.414 है ना, तो ये वैल्यू और थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एक दिन बढ़ सकता है, तो 129 आता है। तो अगर हम √2 के एग्जैक्ट वैल्यू डालेंगे तो एक दिन का फर्क पड़ जाएगा। ये भी बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। A body weighs 63 Newton on the surface of the earth, तो वेट दे रखा है 63 न्यूटन अर्थ की सरफेस पे, तो अर्थ की सरफेस पे m into g, ये 63 न्यूटन होगा। What is the gravitational force on it due to the earth at a height equal to half the radius of the earth? ठीक है, तो वेट पूछा है, m into g पूछा है, at height is equal to half the radius of the earth, यानी कि हाइट अगर r/2 के इक्वल हो जाएगा तो फिर वेट कितना हो जाएगा। ये इस वाली जो सिचुएशन है इसको हमने GH लिख दिया, तो mgh की वैल्यू पूछी है, मतलब हाइट पे कितना वेट हो जाएगा। तो बेसिकली इनके
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है और h इज इक्वल टू r/2 है। तो जब h इज इक्वल टू r/2 होगा तो उसमें हम वो जो ये फॉर्मूला होता है g डैश इज इक्वल टू g माइनस 1 माइनस 2h अपॉन r। ये फॉर्मूला तब होता है जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो हाइट की वैल्यू है वो r के रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लग सकता। तो इसमें हम अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो कंपेरेबल है, r/2 के इक्वल है, तो उसको हम r के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज का। तो देखिए g किसके बराबर होता है, g इज इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर के बराबर होता है। g इज इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। तो gh क्या हो जाएगा, gh हो जाएगा gm अपॉन ये हाइट r प्लस h स्क्वायर। तो h हाइट पे अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r प्लस h स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो gh अपॉन g ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो gh अपॉन g इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय gm अपॉन r स्क्वायर। तो ये gm से gm कट जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर अपॉन r प्लस h स्क्वायर। h की वैल्यू दे रखी है, h इज इक्वल टू r/2 गिवन है, तो हो जाएगा r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, और h हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, तो r अपॉन ये r प्लस r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज r अपॉन 3/2r स्क्वायर। ये r से r कट जाएगा और 2/3 का स्क्वायर, यानी कि 4/9 आ गया, 4/9। तो gh की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, gh हो जाएगा 4/9 g के इक्वल, है ना। ये g इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो gh अपॉन g इज इक्वल टू 4/9 है, तो gh इज इक्वल टू 4/9 g, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m इंटू gh की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मास को मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू gh इज इक्वल टू 4/9 इंटू m इंटू g, दोनों तरफ m मल्टीप्लाई कर दो। mg की वैल्यू 63 न्यूटन दे रखी, mg इज इक्वल टू 63 न्यूटन, तो 9 7 जा 7 4 जा 28 न्यूटन। तो अर्थ की रेडियस के हाफ डिस्टेंस पे, यानी कि r/2 हाइट के बराबर अगर अर्थ इस सरफेस से जाएंगे, तो जो 63 न्यूटन का वेट है वो 28 न्यूटन का वेट हो जाएगा, यानी कि ऊपर जाने पे वेट कम हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो दो अगर कंपेरेबल होता है, अगर h r के रिस्पेक्ट में बहुत कम है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। जैसे कुछ किलोमीटर है, 10-12 किलोमीटर 14 किलोमीटर है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स है तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, बिल्कुल फंडामेंटल वे में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why the space rockets are generally launched west to east? Why the space rockets are generally launched west to east? तो स्पेस रॉकेट्स को वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ही लॉन्च क्यों किया जाता है? तो देखिए, जो जैसे ये सपोज करिए कि कोई अर्थ हमने बना दिया और ये एक्सिस हो गया और ये
ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है और रॉकेट अर्थ की सरफेस से ही छोड़ा जाता है। तो एक इसका एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए कि ये कोई कार है और ये कार इस डायरेक्शन में चल रही है, आप इसके ऊपर बैठे हो और यहाँ आप एक बॉल को फेंकते हो इस डायरेक्शन में, और एक सिचुएशन ये है कि आप बॉल को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकते हो, तो कौन सी बॉल ज्यादा तेज जाएगी, जो सेम डायरेक्शन में फेंकी जा रही है या जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकी जा रही है? सर जो सेम डायरेक्शन में फेंकी जा रही है। जो सेम डायरेक्शन में फेंकी जा रही है, तो वो तेज क्यों हो जाएगी, मतलब उस बॉल की स्पीड ज्यादा क्यों हो जाएगी? सर वो बस की स्पीड भी उसके साथ ही रहेगी। तो ऑलरेडी इनिशियल स्पीड है कुछ, है ना, तो जितनी Yes, इस बस की या कार की स्पीड है उतनी स्पीड तो बॉल में ऑलरेडी है, और उसमें स्पीड आएगी तो वो ऐड हो जाएगी। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकोगे या सर रुकी हुई बस से माइनस। फेंकोगे, अगर बस रुकी हुई है तो सिर्फ इतनी स्पीड होगी, और बस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड और कम हो जाएगी, है ना। तो यस हम सर। चाहते हैं कि कम से कम फ्यूल लगे, तो फ्यूल किस लिए चाहिए, क्योंकि रॉकेट की स्पीड हमें ज्यादा करनी है, तो ज्यादा तो तभी हो पाएगी ना जब वो अर्थ के रोटेशन की स्पीड में, अर्थ जिस तरफ रोटेट कर रही है, तो कोई चीज अगर रोटेट करती है तो उसमें लीनियर वेलोसिटी भी होती है। जैसे ये अर्थ रोटेट कर रही है तो हर एक पॉइंट की अपनी एक लीनियर वेलोसिटी होगी। तो अगर ये सपोज करो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, यानी कि अर्थ के हर एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा है। तो जहां पे रॉकेट रखा हुआ है अर्थ की सरफेस पे, उसकी वेलोसिटी भी इतनी होगी। तो जिस तरफ अर्थ की वेलोसिटी है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अगर उसी डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये वाली वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाएगी, है ना, और रॉकेट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इट इज डन सो दैट linear velocity of earth may be added to launching velocity of rocket, है ना। और अर्थ की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, 24 घंटे में वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर लेती है, एक चक्कर लगा देती है, तो उस हिसाब से उसके जो स्पीड है काफी तेज होती है, और वो इनिशियल वेलोसिटी अगर रॉकेट को मिलेगी तो उसकी स्पीड अर्थ की स्पीड से ही हमें, मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसकी स्पीड अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। इसका कोई और एग्जांपल दे सकते हो जिसमें ये चीज हो कि भाई जो स्पीड है, और कोई सोच के बता सकते हो कि ऐसे कहाँ पे और कहाँ पे स्पीड बढ़ी है और उसका बहुत यूज करते हैं हम? सोच के बताइए, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए जिस तरह से ऐसे स्पीड बढ़ती है। आप क्रिकेट सभी खेलते हैं, एक यस स्पिन सर। बॉलर होता है और एक फास्ट बॉलर होता है। तो फास्ट बॉलर बहुत तेज भाग के आता है, उसका रीजन ये होता है कि एक तो भागने से उसके बॉल को इनिशियल स्पीड मिली हुई है, वो जितनी तेज भाग के आ रहा है उतनी स्पीड, तो अगर वो बॉल को ऐसे ही ड्रॉप कर दे तो उसकी स्पीड के बराबर तो बॉल अपने आप चली जाएगी, और अगर वो अपने कंधे का जर्क लगाएगा तो और स्पीड एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो फास्ट बॉलर है वो बहुत दूर से भाग के आते हैं ताकि वो जो खुद की वेलोसिटी है उसको लॉन्चिंग वेलोसिटी ऑफ बॉल में ऐड कर सके। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अर्थ है उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, इसी वजह से सन हमको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आता है रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं तो हमें अर्थ तो रुकी हुई दिखती है और सन की रिलेटिव वेलोसिटी को हम महसूस करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट हो जाती है, तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो अर्थ चलती है और हमको सन दिखाई देता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ का जो रोटेशन की स्पीड है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, explain why a tennis ball bounces higher on hills than in plane। तो देखिए ये प्लेन है और ये हिल्स है ना, तो ये हिल्स हो गए। तो देखो प्लेन से जो हिल्स की हाइट है वो बहुत ज्यादा होती है ना, तो अर्थ की सरफेस पे जी होता है, लेकिन हिल्स काफी ऊंची चली जाती है ना, तो उसमें जो जी डैश है वो 1 - 2 h/r के इक्वल हो जाता है, इंटू जी के बराबर हो जाता है। तो हिल्स की हाइट की वजह से जी की वैल्यू घटती है ना। यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है 1 - 2 h/r, क्योंकि हिल्स की हाइट कितनी होगी, कुछ किलोमीटर होगी, है ना, तो जो हिल्स की हाइट है वो कुछ किलोमीटर होती है, तो ये जो डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल होता है। मान लीजिए कि 10 किलोमीटर हाइट है हिल्स की, ठीक है, तो वो नेग्लिजिबल है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला होता है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाता है, तो बॉल का वेट कम हो जाता है। बॉल का वेट कम होता है, इस वजह से वो ज्यादा बाउंस करती है। The value of G in hills is less than at the plane, is less than that at the plane। तो हिल्स पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो प्लेन से कम होती है। So the weight of tennis ball on the hills, so the weight of tennis ball on hills is lesser force than at the plane। That is why the earth attracts the ball। जो वेट होता है वो वही फोर्स होता है जिससे अर्थ अट्रैक्ट करती है, attract the ball with a lesser force। तो जो अर्थ है वो कम फोर्स से उसको अट्रैक्ट करती है, hence the balls, तो अगर फोर्स कम हो जाएगा तो बॉल ज्यादा ऊपर तक जाएगी, बाउंसेस हायर, क्योंकि अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से ही तो वो नीचे आती है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी वो कम हाइट गेन करेगा, और जितना कम अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा हाइट गेन करेगा। तो क्योंकि हाइट की बढ़ने की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाता है, इस वजह से हिल्स पे जो हाइट है वो कम, हाइट ज्यादा गेन करता है, क्योंकि अर्थ का अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। The gravitational force on the earth due to the sun is greater than the moon। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन की वजह से ज्यादा होता है और मून की वजह से कम होता है, लेकिन जो टाइडल इफेक्ट होता है मून का वो ज्यादा होता है सन के टाइडल इफेक्ट की वजह से।
टाइडल इफेक्ट का मतलब है कि जो समुद्र में जो लहरें बनती हैं वो टाइडल इफेक्ट की वजह से बनती हैं। तो मून की वजह से टाइडल इफेक्ट ज्यादा पुल करता है वाटर को, अर्थ के जो सी का वाटर होता है उसको ज्यादा फोर्स लगाता है, और सन उतना फोर्स नहीं लगा पाता। तो जो टाइडल अट्रैक्शन है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो अलग बात है। तो इसमें एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, द टाइडल इफेक्ट depends inversely on the cube of the distance. ठीक है, जो टाइडल इफेक्ट है वो क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, while gravitational attraction is depends inversely on the square of the distance. तो देखिए मून की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कम है और सन की डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्यूब का इफेक्ट होने की वजह से ये जो टाइडल इफेक्ट है मून का वो डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि वो क्यूब के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा। तो जितनी डिस्टेंस कम होगी उसका क्यूब उतना ही ज्यादा होगा। तो स्क्वायर को जब कंपेयर करते हैं तो तब भी सन का अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, लेकिन क्यूब को जब कंपेयर करेंगे तो मून का टाइडल इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से मून का जो टाइडल इफेक्ट है वो स्ट्रांग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, द मास ऑफ मून इज m/81। तो मास ऑफ अर्थ को अगर हम m लेते हैं तो मास ऑफ मून m/81। Find the distance of the point where the gravitational field due to the earth and moon cancel each other। तो हमें वो डिस्टेंस बताना है जहां पे दोनों एक दूसरे के, जैसे ये सपोज करिए अर्थ है और ये मून है, ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस को हमने स्मॉल आर कंसिडर कर लिया, तो हमें वो डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ये डिस्टेंस सपोज करिए कि x है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये r-x हो जाएगा, जहाँ पे जो फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। फील्ड जीरो क्यों होगा? क्योंकि अर्थ का जो फील्ड है वो अगर मून के फील्ड के बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो अर्थ का फील्ड अगर मून के फील्ड के बराबर हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसमें इनके इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करना है, और जो मून की अर्थ से डिस्टेंस है यानी कि जो स्मॉल आर है वो 60 आर के इक्वल दिया हुआ है। आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसमें हमें बताना है कि किस डिस्टेंस पे ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाइए और दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मून। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? gm अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितनी हो जाएगी? x। और मून से जो डिस्टेंस होगी, मून का मास ये m/81 ले लेंगे, ये मून का मास हो गया, और डिस्टेंस हो जाएगी r। r की वैल्यू 60 r हो गई, तो 60 r माइनस x का स्क्वायर। तो देखिए जीएम से जीएम कैंसिल हो जाएगा, और सारे होल स्क्वायर्स हैं तो अंडर रूट कर दीजिए। तो अंडर रूट करेंगे तो 1/x,
ये 1/81 का अंडर रूट 1/9 हो जाएगा और ये 60r माइनस एक्स। नाइन 540r माइनस 9x इज इक्वल टू एक्स। तो हो जाएगा 540r इज इक्वल टू 10x। ये 10 से 0 कट जाएगा तो 54r के इक्वल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 54r आ जाएगा। तो अर्थ से 54r डिस्टेंस, तो ये 6r डिस्टेंस होगी। मून से 6r और अर्थ से 54r डिस्टेंस पे दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी के स्कूल में से चैप्टर चल रहा है। मुस्कान बेटा कौन सा चैप्टर कर रहा है स्कूल में? सर ग्रेविटेशन ही चल रहा है अभी तो। और शिवा हमारे स्कूल में सर वर्क पावर एनर्जी। उज्जवल कौन सा चल रहा है बेटा? सर लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। इन्वॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस में, बाकी डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। ओके सर। ओके।